संरचना बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया है। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम आइए समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ में टोटली है क्या जो हमें पढ़ना है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें देखना हमें ये है कि लघु विचारोधानी जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो जो लघु विचारोधानी होती है उसमें मेनली जो होते हैं एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम होता है। ठीक है, ये 4 परत से मिलकर लघु विचारोधानी का निर्माण हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब है क्या नॉर्मली। ठीक, तो देखिए ये जो हमारी कुछ ऐसी संरचना दिखेगी थोड़ी सी, ये हमारी संरचना है। अब इस संरचना के अंदर ही एक और संरचना हमें मिलेगी, वो कुछ इस टाइप की। ओके, फिर इस संरचना के बाद से 2 से 3 लेयर की लगभग एक और संरचना हमें मिलेगी। ओके, ये हमारी ये संरचना बन गई। अब फिर एक और संरचना बनेगी, वो है हमारी लघु विचारोधानी की। इसकी लघु विचारोधानी की, जिसे हम टैपेटम उसके अंदर मतलब मिलेगा वैसे तो, जिसे हम टैपेटम बोल देंगे नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे हमेशा मिलेगी। अंडरस्टूड। ये थोड़ी बड़ी संरचना होती है। अब एक बार इस डायग्राम को पूरी तरीके से अच्छे से बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी बाहर की जो लेयर है इसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। फिर ये जो इसकी आंतरिक संरचना है, ठीक है, एपिडर्मिस या फिर हम इसे बाह्य त्वचा या फिर बाहरी अधिचर्म भी कह देते हैं। अंडरस्टूड। फिर इसके अंदर की जो संरचना है ये ब्लू कलर वाली, इसको हम बोल देते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? अंतरथीसियम या फिर एंडोथीसियम। फिर इसके अंदर की ये जो 2-3 लेयर मैंने बना रखी है सिंपली, ये कौन सी है? इसको बोल देते हैं मिडल लेयर। कौन सी लेयर? मिडल लेयर या फिर मध्य परत। ठीक है, और फिर ये जो हमारी रेड कलर से दिख रही है भैया, ये हमारी टैपेटम। क्या है? ये हमारी टैपेटम होगी। अब इस टैपेटम के अंदर ना जो परागकण होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ लिख रखा है कि जो टैपेटम होता है उसमें परागकण क्या होता है, ऐसे छोटे 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 ऐसे ही परागकण क्या होते हैं इसमें विस्तृत होते हैं, इसमें विभेद इसमें रहते हैं। अंडरस्टूड। और फिर ये हमारे बीच में क्या जाती है? योजी। ठीक है, बीच में हमारी योजी स्थापित होती है। ठीक, तो देखिए इस टैपेटम के बारे में और एक बाहरी एंडोथीसियम है जो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो जो एंडोथीसियम है सिंपली ना एपिडर्मिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो एपिडर्मिस है आपको क्या दिख रही है? एक तो एक बाहरी परत है। क्या है? ये बाहरी परत है। और कैसी? अकेली है। देखिए यहाँ पे मिडल लेयर जो है मैं इसको 3 परत में बनाई हूँ, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम है वो क्या है? एकल परत है, यानी कि अकेली है। ठीक है, और ये क्या करती है? सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर जो भी झिल्ली या फिर जो भी आवरण होते हैं उसका कार्य होता है कि जो भी जिस पे भी बाहर स्थित है वो उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या है? ये लघु विचारोधानी पे स्थित है। लघु विचारोधानी की बाहरी त्वचा है, तो इसलिए क्या है? लघु विचारोधानी की ये सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक, समझ में आ गया? मैं इसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स इसका दे दी हूँ। फिर हमारा आ जाता है एंडोथीसियम। ठीक है, क्या? एंडोथीसियम। ये क्या है? बाहरी परत के नीचे की परत है। देखिए बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस के बाद वाली जो परत है वो क्या हमारी? एंडोथीसियम। ये भी क्या है? एकल परत है। क्या है? एकल परत, अकेली है। ठीक है, और इसमें बाह्य स्तर पतला होता है। इसका जो बाह्य स्तर होता है ये जो होता है पतला होता है। ठीक है, और फिर इसका अरिया स्तर जो होता है वो मोटा होता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज फाइबर उपस्थित होता है। समझ में? इसका जो अरिया जो यानी कि रेक्टिकल स्तर जो होता है वो क्या होता है? मोटा होता है, थिक होता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि उसमें सेल्यूलोज फाइबर उपस्थित होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज फाइबर की उपस्थिति में ही इसमें क्या होता है कि इसमें एक कैलोज बैंड पाया जाता है। ठीक है, कैलोज बैंड हम उसको आगे भी पढ़ेंगे, कैलोज बैंड क्या है। ठीक है, और ये क्या होता है? आर्द्रताग्राही होता है। ठीक है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि जो नमी होती है वातावरण की नमी को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंडोथीसियम आर्द्रताग्राही भी होता है। फिर आ जाता है भाई हमारी मिडल लेयर का, यानी कि मध्य परत का भाग। तो मिडल लेयर का जो भाग होता है वो सिंपली 1 से 3 पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बहुस्तरीय संरचना भी बोलते हैं। ये क्या होती है? मैंने आपको बताया ये जो ब्लू वाली है, स्काई ब्लू वाली, ये हमारी एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम के नीचे स्थित होती है। ये जीवित संरचना होती है। जीवित संरचना मतलब कि ये क्या होती है? बहुत अल्प आयु की होती है। इसमें ये हमेशा क्षय होती रहती है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब जो भी प्रोटीन होगा ये क्या करेगा? टैपेटम को पास करेगा, और टैपेटम जो है वो लघु विचारों को क्या करेगा? ये जो प्रोटीन है वो दे देगा। तो इसलिए जो मिडल लेयर होता है वो क्या होता है? जीवन इसका अल्प होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक, और ये बहुस्तरीय यानी कि बहुस्तरीय होती है, और साथ साथ क्या होती है? जीवित यानी मृत्यु तक इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, जीवित संरचना। अब आ जाते हैं हम अपने टैपेटम पे। तो भैया जो टैपेटम होता है ना, सिंपली हम ये देखते हैं कि भाई टैपेटम होता क्या है। टैपेटम हमने देखा क्या भाई? जैसे कि एपिडर्मिस के नीचे की जो परत होती है एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम के नीचे की जो परत होती है मिडल लेयर होती है। तो वैसे मिडल लेयर के नीचे की जो परत होती है, जो संरचना होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ये जो टैपेटम है उसमें क्या होता है कि
केंद्रक होता है, ठीक है। तो केंद्रक होने के कारण केंद्रक से विभाजन कर करके एक से अपनी संरचना बढ़ा लेता है, संख्या क्या करता है, बढ़ा लेता है, ठीक है, टैप्ति कर लेता है। ये बहुकेंद्रकीय संरचना होती है, ठीक है। बहुकेंद्रकीय यानी कि ये बहुत से इसमें केंद्रक मिलते हैं। मैंने आपको बताया केंद्रक कैसे मिलेंगे, जब एक केंद्रक है, एक मिनट, एक केंद्रक है इसमें हमारा एक केंद्रक है, तो जो एक केंद्रक है वो विभाजन कर लेता है, ठीक है। एक केंद्रक है वो विभाजन कर लेता है, विभाजन करके बहुत सारे क्या करते हैं, केंद्रक का निर्माण कर देता है। तो इसमें और फिर इसके साथ साथ में इसमें क्या होती है, परागभित्ति की सबसे आंतरिक संरचना होती है। मैंने आपको अभी बताया कि क्या है कि मध्य परत के नीचे स्थित होती है, यही लास्ट लेयर होती है। तो ये क्या है, परागभित्ति की सबसे आंतरिक संरचना होती है। महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि ये क्या करता है, परागकण को के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये पोषक स्तर है। यानी कि ये जब मिडल लेयर का क्षय जैसे जैसे होगा, ठीक है, मिडल लेयर का जो क्षय होगा जैसे जैसे, वैसे क्या करेगा, टैपिटम जो है वो परागकण की वृद्धि कर देगा। क्या करेगा, परागकण की वृद्धि कर देगा। अब परागकण की वृद्धि होएगी और फिर उसके टैपिटम जो मिडल लेयर से जितने भी पोषक पदार्थ निकल रहा वो टैपिटम में आके मिल जा रहा है। तो टैपिटम क्या करेगा कि उन पोषक पदार्थों को लघु बीजाणुधानियों को पहुँचाएगा, ठीक है। और इसमें जो होती है कणिका युक्त संरचना को यूबिस्काय कहती है। ये जो कणिका युक्त यानी कि छोटी छोटी कणिका युक्त संरचना है, इसको हम यूबिस्काय बोल देते हैं। और ये जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कई बार कि सबसे कठोर पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्पोरोलिन। और फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा भाग है लघु बीजाणु में जो कभी भी नष्ट नहीं होता, कोई भी एंजाइम या फिर कोई भी कार्बनिक पदार्थ उसको नष्ट नहीं कर सकता, तो आप बोलेंगे क्या, वो है स्पोरोपोलिन, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसके बाद से ना हम जो इसका नोट्स है आप देख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा नोट सीख के। तो हमने अभी तक परागभित्ति की जो है आंतरिक संरचना को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाता है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ साथ सबसे पहले हम इसके बाद की जितनी संरचना है वो सब पढ़ लेते हैं। तो इतना डायग्राम हो कि क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एपिडर्मिस जो होती है वो परागभित्ति की सबसे बाहरी संरचना होती है, एकल झिल्ली होती है, बाहरी परत होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो हमारा एंडोथीसियम होता है यानी कि अंतःथीसियम, वो बाहरी परत के नीचे होती है, एकल स्तर होता है, बाह्य स्तर पतला होता है, अरिया स्तर जो होता है वो मोटा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज फाइबर उपस्थित होता है और कैलोज बैंड पाए जाते हैं। आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब कि वातावरण की नमी को अवशोषित करने में सहायक होता है। फिर आ जाता है हमारा मध्य परत यानी मिडिल लेयर। तो एंडोथीसियम के नीचे जीवित संरचना पाई जाती है, बहुस्तरीय संरचना होती है, यानी कि 1 से 3 संरचना इसमें उपस्थित होती है, पढ़ते हैं। ये मृद्युतक से बनी होती है, इसीलिए हम इसे जीवित संरचना भी बोल देते हैं। इसका जीवन काल अल्प होता है क्योंकि ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं, वो टैपिटम को पास करते जाते हैं और अपने क्षय होते जाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब हम आइए इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपित लघु बीजाणु बाह्य स्वरूप रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है, समानांतर 4 भित्तियों में आवृत होती है, ठीक। मैंने अभी आपको उस 4 भित्ति के बारे में बता दिया था। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी अंतःथीसियम, मध्य परत तथा टैपिटम की बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण की प्रक्रिया का कार्य करते हैं, ठीक है, तथा परागकोश के संपुटन में मदद करते हैं। संरक्षण मतलब कि उनमें क्या होती है, संरक्षित होती जाती है, मतलब वो नष्ट धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है, तथा परागकोश के संपुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती, ठीक है। अब जब परागकोश का संपुटन हो गया, यानी कि जैसे परागकण मैंने आपको बनाया था, ये जो चीज़ है, ये जब ना यहाँ से क्या होगा, अगर मान लीजिए फट गया तो ये फट जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हमारा होता है सिंपली कि मध्य परत तथा टैपिटम की बाहर की ओर तथा परागकोश के संपुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है, ठीक है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, ठीक है। टैपिटम का कार्य क्या होता है कि विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव साइटोप्लाज्म से भरी और समानांतर एक से अधिक
केंद्रक वाली होती है, ठीक है। एक से अधिक केंद्रक वाली होती है। मैंने आपको बताया कि भाई केंद्रक क्यों उसमें एक से अधिक है, क्योंकि उसमें विभाजन होते रहते हैं, ठीक है। केंद्रक से युक्त होती हैं। आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टैपिटम, यहाँ पे माँ होगा, टैपिटम कोशिका द्विकेंद्रीय बन जाती है। जी बिल्कुल सोच सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जो उपस्थित केंद्रक होता है वो क्या करता है, विभाजन करता है, विभाजन करता है, और विभाजन कर करके वो द्विकेंद्रीय हो जाता है या फिर बहुकेंद्रीय हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। बीजाणु जन ऊतक किसे बोलते हैं, इसको आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको भी एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्पोरोपोलिन होता है आखिर वो होता क्या। एक्सोन यानी कि जो परागभित्ति की बाहरी संरचना होती है, ठीक है, बाहरी परत होती है परागकण का, उसको एक्सोन बोलते हैं। तो उसका क्या करता है, निर्माण करता है कौन, स्पोरोपोलिन। और ये बहुत कठोर होती है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसे कोई भी एंजाइम ऐसा आज तक नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके, ठीक है। अब इसी के बाद से हम समझेंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे भाई यहाँ पे जो टैपिटम होता है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो टैपिटम होता है ना वो पॉलन किट का निर्माण करता है, और ये क्या होता है, परागकण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और फिर जो पॉलन किट होता है वो क्या होता है, जो टैपिटम होता है वो पॉलन किट का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन अब पॉलन किट होता है क्या है, जो पॉलन किट होता है वो पीले रंग का होता है, पुष्प में उपस्थित होता है, ठीक है। जो कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि जो परागणकारी हैं उनको क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। अब जो पॉलन किट है वो परागकण को यूवी रे से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जो परागकण होते हैं, जो परागकण बन रहे विकासशील परागकण हैं, उनको क्या करता है, यूवी रे से सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो पॉलन किट का एक और काम आ जाता है कि वो चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है, ताकि जो कीट परागकण की क्रिया करने आए हैं वो क्या करें, उसमें चिपक जाए। जो भी परागण होगा वो क्या होगा, उसी पुष्प पे हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो परागकण होता है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो जो चतुष्क होता है, यानी कि जो हमने संरचना बनाई है इसे चतुष्क लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, में उपस्थित जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो कैलोज से आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जो 4 कोशिकाएं हैं वो सब क्या हैं, आपस में कैलोज के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जो बीच में जो एक संरचना बनती है इस टाइप की, वो क्या होती है, कैलोज से जुड़ी रहती है, ठीक है। टैपिटम के द्वारा कैलेज एंजाइम का स्रावन किया जाता है, फिर जिसके चतुष्क आपस से अलग होकर स्वतंत्र परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा टैपिटम होता है उसके द्वारा जो है कैलेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है, ठीक, जिससे जो चतुष्क हैं वो आपस में अलग अलग होकर स्वतंत्र परागकण का निर्माण कर देते हैं। जो चतुष्क मतलब कि मैंने आपको बताया था कि चतुष्कोणीय संरचना कब बनती है, प्रीवियस लेक्चर आप प्लीज़ जाके देखें। तो ये चारों जो है, ये जो चारों संरचना है ये क्या होती है, कैलोज एंजाइम के द्वारा क्या होती है, टूट के आपस में अलग अलग हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो छोटी छोटी संरचना इसमें दिख रही है उसे हम बोल देते हैं बीजाणु कोशिका या फिर स्पोरोजेनिस कोशिका, ठीक है। जो ये कोशिकाएं होती हैं वो एक समान द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होती है, जिसे होमोजेनिस भी बोलते हैं। अब जो होमोजेनिस है वो जो होती है वो बीजाणु जन ऊतक का भी निर्माण करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेल बनता है फिर टिश्यू बनता है, फिर जो हमारे वगैरह वगैरह स्केलेटन सिस्टम वगैरह सब बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक जाके बॉडी एक पूरी हमारी प्रिपेयर होती है। तो उसी के थ्रू उसमें क्या है कि पहले जो बीजाणु सेल है यानी कि स्पोरोजेनेसिस सेल है वो एक समान द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होती है, जिसे होमोजेनिस बोलते हैं, और यही मिलकर बीजाणु जन ऊतक का निर्माण करती है। फिर इसमें से जो कुछ होती है, मतलब कुछ संरचनाएं जो है, इस संरचना में से जो कुछ संरचना है, कुछ सेल जो है वो निकल जाएंगी और निकल करके अपनी आकार में वृद्धि कर लेंगी। अब देखिए सारी आकार में वृद्धि की है। अब जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, मैंने उसका डिटेल यहाँ पे आपको समझाया कि ये जो ग्रीन वाला है उसमें क्या होती है, 4 ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। फिर अर्धसूत्रीय विभाजन होने के बाद से इसमें क्या होती हैं, 4 कोशिकाएं जो है उसका निर्माण हो जाता है। 3 कोशिकाएं हमको दिख रही हैं, लेकिन जो चौथी है वो नहीं दिख रही, क्योंकि वो क्या है, ये लघु बीजाणु चतुष्क के पीछे स्थित होती है, ठीक है।
अब देखो जो कैलोज एंजाइम है वो क्या करेगा, टैपेटम जो है कैलोज एंजाइम को तोड़ देगा। ठीक है, कैलोज एंजाइम जब टूट जाएगा तो ये सब जो परागकण है उनका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा और जो पॉलन परागकूट होता है यानी पॉलन सेक जो होता है उसमें क्या हो जाएंगे, ये परागकण संग्रहित हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्पोरजेनेसिस कोशिका यानी बीजाणु कोशिका का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद से ये क्या, इन्हें होमोजेनिस बोल देते हैं क्योंकि इसमें एक समान 2n कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, अब फिर इसी के निर्माण के बाद से बीजाणुजन ऊतक भी इसमें बन जाएंगे। फिर जो स्पोरजेनेसिस कोशिका है हमारी वो कुछ सेल में क्या करेंगी, उसकी कुछ जो सेल है वो निकल जाएंगी और आकार में अपनी वृद्धि कर लेंगी। वो जो कोशिकाएं आकार में वृद्धि की हैं और शुद्ध विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करेंगी, जिसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 3 जो हमें एकदम क्लियर दिख जाएगी और जो चौथी है वो क्या है, पीछे की ओर होती है। फिर जो हमारे लघु बीजाणु चतुष्क होता है यानी माइक्रोस्पोर टेट्रा वो हमारे क्या होता है कि वो कैलेज एंजाइम के द्वारा टूट जाता है और टूट करके परागकण का निर्माण कर देता है और जो पॉलन सेक होता है उसमें परागकण क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। अब फिर आ जाता है परिपक्व परागकश में 2 पॉलन सेक पाई जाती है। ठीक है, अब आइए इसमें पढ़ते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ये हमारी परिपक्व परागकोश की संरचना है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी कोशिका है, ये जो हमारा पॉलन सेक है वो क्या होता है, टूट जाता है। टूट करके इसमें से जितने भी पॉलन ग्रेन यानी कि जितने भी परागकण थे वो सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं यानी कि उनका संपुटन हो जाता है। ठीक है, तो संपुटन किसके द्वारा होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो है हमारा परागकोश है। ठीक है, तो जो परिपक्व परागकोश होता है उसमें एक से ही क्या होता है, 2 पॉलन सेक का निर्माण हो जाता है। मतलब एक से 2 पॉलन सेक नहीं, सॉरी इसमें क्या होता है कि जितने भी दोनों पॉलन सेक से जितने भी परागकण निकलेंगे वो सारे मिक्स हो जाएंगे एक में, और फिर जो स्टोनियम यानी कि जो ये टूटा हुआ भाग है इसको हम स्टोनियम बोलते हैं। इस स्टोनियम से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये क्लियर हो गया हमारा। तो ये जो स्पोरोपोलिन है वो बाद में क्या हो जाता है, इसका संपुटन हो जाता है। संपुटन होने के बाद से क्या हो जाता है कि इसमें से क्या होता है, संपुटन होने के बाद से जितने भी परागकण हैं वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो परिपक्व परागकोश में 2 पोलन सेक पाई जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर और नो? होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए फिर देखते हैं हम कि हमारी थ्योरी जो है वो क्या कह रही है आखिर। लघु बीजाणुधानी की संरचना, एक अनुपस्थित काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होता है। यह समांतर 4 भित्ति परतों से आवृत होता है। इसे एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, एंडोथेलियम, मध्य परत तथा टैक्टम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। तो जो लघु बीजाणु जनन है वो कैसे होता है, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। चतुष्क की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होती है, 2n होती है। इसका आंसर होगा 2n, क्योंकि मैंने बताया कि जो होमोजेनस होती है वो एक समान द्विगुणित संरचना होती है, इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, सूत्र गुणता जो होती है वो 2n होती है। ठीक है, n+n 2n मिल जाता है। फिर जैसा कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। तो देखिए जैसे सेल होती है यानी कि जो कोशिका होती है वो टिश्यू का निर्माण करती है। कई सारी कोशिकाएं जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं यानी कि ऊतक बनाते हैं। वैसे कई सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंगतंत्र बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे इसमें क्या कहा गया है, देखिए उसी प्रकार इसमें क्या कहा है कि जैसे कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। यानी कि जो लघु हमारी जो ऊतक होती है, बीजाणु जन ऊतक होती है, उसी से क्या है परागकण की पूरी वृद्धि होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था चार्ट में कि क्या है बीजाणु मातृ कोशिका है। ठीक है, जो कि क्या है वो भी 2n है। ठीक है, पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, तो एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं समूह व्यवस्थित होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि जो 3 संरचनाएं थी कुछ इस टाइप की दिख रही थी। ठीक है, इस टाइप की दिख रही थी, उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई थी। और जो चौथी, जैसे यहाँ पर बोला गया ना कि 4 कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित होता है, जो चौथी कोशिका होती है ये इसके पीछे होती है। क्या होती है, इसके पीछे स्थित होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है। फिर जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होते हैं तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलगित होकर परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। मैंने आपको फिर ये वाली संरचना भी दिखाई थी उसकी,
कि जो मतलब कि जैसे जो परागकण कोश हमारा वो क्या होता है कि स्फुरित हो जाता है, उसमें मतलब कि फट जाते हैं जब उसमें से, तो उसमें परागकणों की जो संरचना बाहर निकल जाती है और जो हमारे लघु बीजाणु चतुष्क बनता है उसमें पोलिन सिक के अंदर जो परागकण होता है उसका निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर हजार लघु बीजाणु, कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्या है, प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के संपूर्ण के साथ मुक्त होते हैं, ठीक है। परागकण जो होते हैं परागकोश के, मतलब मैंने आपको दिखाया था कि जो परागकोश कुछ इस टाइप की उसकी संरचना थी, वहाँ से फट गया था, जो स्टोनियम होता है वहाँ से फट गया था और वहीं से क्या हुआ, सारे परागकण क्या है मुक्त होंगे, ठीक है। ये तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम परागकण को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।